তাকে রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है चलो, हम लोग का 2 ही क्वेश्चन बाकी है, दोनों ही थोड़ा लेंदी है। 10th वाला तो बहुत ज्यादा ही लेंदी है। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, ऐसा मत सोचो कि इतना सारा अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट में ही रखा है, बाकी सब क्वेश्चन कर लिया था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का 3 और उधर इलास्ट्रेशन 10, ये 2 ही बाकी। बोल रहे राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, ही हैज नॉट मेंटेन रेट। ये वाला कर लिया था। 2 2 2 1। हाँ ये Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st March. The business, the balance sheet as on 31st March दे दिया है। देखो A's capital मतलब 31st March 2021 का बैलेंस शीट दे दिया है। इसका मतलब नॉर्मली हम लोग 2 बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, फाइनल वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट ही बोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बना के दिया, मतलब ओपनिंग वाला बना के दिया होगा। ठीक है, ओपनिंग इन द सेंस कि हम लोग को इसके बाद वाला बनाना पड़ेगा। अगर 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट दिया है तो अगर हमें प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तो कौन सा वाला बोलेगा, 22 वाला बोलेगा। ठीक है, एस कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, क्रेडिटर, फर्नीचर, स्टॉक। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या अकाउंट ओपन करना है कैसे समझेंगे, देखो ये तो हमें एक दे दिया है बैलेंस शीट यहाँ पर। अच्छा, नीचे देखते हैं डेटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोज हो गया। इसके पहले हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां पर हमें बैलेंस शीट दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। बोल रहा है कि सेल्स जो है इनका 31 मार्च 2022 का वेयर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% सेल वाज कैश सेल। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। बोल रहा है 2021 का सेल कितना था, यहाँ पर 2021 का सेल बताया कितना था, 5 लाख। अब बोल रहा है 31 मार्च 2022 मतलब 21-22 का सेल कितना है, 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब 5 लाख के ऊपर कितना ज्यादा है, 20%। तो कितना होगा इस साल का सेल, 6 लाख। 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख और 5 लाख यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख। और एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर आउट ऑफ विच 20% सेल वाज कैश सेल। ठीक है, तो इनका सिस्टम क्या है, कैश सेल कितना होता है 20%, तो क्रेडिट सेल कितना होता है 80%। तो इसका 20-80 करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कि कितना कैश है कितना क्रेडिट है। बोलो कितना कैश है, 1,20,000। और ये कितना होगा 4,80,000। ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट सेल हो गया। अच्छा, अब ये डेटा हम लोग को बेसिकली कहाँ पुट करना चाहिए, ट्रेडिंग में पुट करना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है पेमेंट फॉर ऑल द परचेज वेर मेड बाय चेक ओनली। अगर हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, क्रेडिट परचेस के बाद, तो हमेशा एंट्री चेक वाला होगा, मतलब बैंक का यूज करना है। ठीक है, गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट वो तो दिखा, ये देखो 20-80%। क्रेडिट कस्टमर पे बी चेक ओनली। ठीक है, जब हम लोग क्रेडिट कस्टमर से कुछ पेमेंट लेते हैं तो उनसे कैसे लेते हैं, चेक, यानी बैंक से एंट्री होगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना लगेगा, 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्या अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है बोलो तो। जब हमें बोल रहा है कि परचेस का ये डिटेल्स दे रहा है तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिटर का अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए। अब बोल रहा है कि डेटर से कैसे रिसीव करते हैं तो हमें क्या अकाउंट ओपन करना चाहिए, डेटर अकाउंट ओपन करना चाहिए। डेप्रिसिएशन बोल रहा है तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन करना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में जो भी लेजर बना हुआ है ना, मतलब लेजर ही तो यहाँ पोस्ट हुआ है, वो देख के हम लोग समझ जाएंगे कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया ये 3 अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि देखो बोला है ना ओनली बाय बैंक, ओनली बाय चेक, तो ये भी हम लोग बैंक का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बैंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मिस्टर ए जिनका हम लोग अभी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे वो क्या करते हैं, हर मंथ के एंड में, वो क्या करते हैं हर मंथ के एंड में सारे पैसे पेमेंट करने के बाद, सारे खर्चे पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो बैंक में डाल देते हैं। कौन कौन सा खर्चा पे करने के बाद, सैलरी,
और ऑफिस एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब कैश के थ्रू से पे कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो उनके पास कैश आता है। सब पे करने के बाद जो अगर कुछ पैसा बच जाता है वो ले जाके कहाँ दे देते हैं, बैंक में। तो हम लोग कैश अकाउंट भी बना लेंगे, ठीक है। और कैश अकाउंट इसीलिए बनाएंगे क्योंकि ये सब खर्चा कैश में पे करते हैं ना, जो पैसा आता है बिजनेस करके, ये सब खर्चा जो इनके पास करना होता है ये कैश अपने पास जो पैसा आता है उसी से कर देते हैं, और बचे हुए पैसे को बैंक में डाल देते हैं। इसका मतलब कौन कौन सा लेजर ओपन होगा यहाँ पर देखो, हम लोगों ने देख लिया। कैश एट बैंक होगा, अभी डिसाइड किया हम लोगों ने। कैश इन हैंड, डेटर्स, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बोला था। स्टॉक का जरूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही बोला हुआ है तुम लोग को। फर्नीचर का अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिटर का होगा, ठीक है। कैपिटल का नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कैपिटल सीधा कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल बोल के। अच्छा, अब यहाँ पर कैपिटल का भी चाहो तो कर सकते हो, फिर वहां ड्रॉइंग्स को लिखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, बट जरूरी नहीं है, उतना नेसेसरी नहीं, उतना हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ ही सकते हैं, अब इतना सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अच्छा देखो, फिर यहाँ पर क्या बोला है कि एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का एनालिसिस दिया है पूरे 1 ईयर का। पेमेंट टू क्रेडिटर बैंक पासबुक में ही दिखाएगा, क्योंकि सप्लायर को कैसे पे करते हैं, थ्रू चेक, इसीलिए बैंक अकाउंट में दिख रहा है। अगर चेक के थ्रू से ट्रांजैक्शन होगा तो वो कहाँ दिखेगा, बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, बैंक का पासबुक निकालोगे तो वहां दिखेगा। पेमेंट फॉर रेंट, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, ये सब हमें दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, बैंक अकाउंट में लिखेंगे जब पोस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर बोला है कि बैलेंसेस, ये देखो, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर फॉर गुड्स, यानी क्रेडिटर का अकाउंट, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस किया है। और बैलेंस शीट में जो है वो क्या है, ओपनिंग। सेम यही वाला स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर फॉर गुड्स, ये सब अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिख रहा है, जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसमें नहीं दिख रहा है। ये तो हम लोग का क्लोजिंग वाला हो गया। गुड इवनिंग नांसी। गुड इवनिंग मानसी। अच्छा देखो अब क्या, गुड इवनिंग। अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022 द कैशियर एब्सकंडेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। बोल रहा है कि इनके शॉप में जो पैसा था ना वो लेके कौन भाग गया, कैशियर। एब्सकंडेड का मतलब लेके भाग जाना, मतलब बेसिकली चोरी कर लिया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, बचे हुए पैसे को ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब अगर कैशियर पैसा लेके भाग गया, इनको कब पता चला, जब इनको लगा कि अब देख लेते कितना पैसा बचा है, ले जाके बैंक में डालेंगे, तो देख रहा है कि कुछ भी पैसा है नहीं। क्यों, क्योंकि वो चोरी करके लेके चला गया। हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो वर्किंग्स हमें क्या क्या करना है वही तो समझना मेन है, तभी तो तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो वर्किंग हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारे अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें मैंने देखा कि हम लोग का लगभग सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एक्सेप्ट एज कैपिटल और स्टॉक अकाउंट। स्टॉक तो मैंने पहले भी ऐसे ही बोला था मत करो, ठीक है। तो ये सब होगा। तो सबसे पहले तुम लोग ट्रेडिंग पीएल का जो है एक स्ट्रक्चर बना लो, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। और जगह कितना लगेगा, ये देखो मैंने सॉल्व किया है तो इतना जगह में हो जाएगा, ठीक है। इतना जगह, छोटा सा ही जगह लगेगा। मेरा तो इतने में हो गया है। और अगर तुम लोग আমার আমি তো বড় বড়ই লিখেছি কিন্তু আমার হয়ে গেছে, দেখো তোমাদেরও হয়ে যাবে। एक पेज में हो जाएगा, ठीक है। Question 2, in the books of Mr. A, good evening Priya, in the books of Mr. A, देखो, in the books of Mr. A, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2022 है, 31st March 2022। तो हम लोग को यहाँ एक वर्किंग स्तंभ बनाना पड़ेगा जो मैंडेटरी होता है नॉर्मली, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि वो तो एज ए बैलेंस शीट बना हुआ ही है ना, तो वो तो बनाने का जरूरत ही नहीं। ट्रेडिंग पीएल, क्योंकि एक पेज में हो जाएगा, मैंने करके देखा था तो हम इतना ही जगह रखते हैं। नहीं ये छोटा सा ही है, मुझे इस पीएल के लिए पूरा ही रख देते, पीछे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, मेरा नहीं तो नहीं होगा।
दिखेगा नहीं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as on 31st of March 2022. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब हम लोग यहाँ पर देखो, एक एक करके वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट छोटा सा ही हो जाएगा, 3-4 डेटा ही लिखना ज्यादा। अच्छा, पहला वर्किंग नोट हम लोग लिखेंगे, कौन सा बनाएंगे पहला वर्किंग नोट? ये देखो, हम लोग पढ़ के देख चुके हैं क्या क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहले फर्नीचर दिख रहा है, अगर एसेट साइड से लेते हैं तो फर्नीचर बना लेते हैं। जो तुम लोग को ठीक लगे उस हिसाब से लिखना स्टार्ट करो। हम इधर से एसेट साइड से लिख रहे हैं, किसी एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम पहले लिखते रहे फर्नीचर। अच्छा, ये अकाउंट क्यों ओपन हो रहा है एक बार हम बता देते हैं। देखो, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है जिसपे हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस शीट दिया हुआ रहने से कैसे करना पड़ेगा, तो मैंने अभी भी यही बताया कि हम लोग नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि मैंने लगातार लाइन बाय लाइन पढ़ा, और वहां पर देखा जिस भी डेटा, जिस भी आइटम के रिलेटेड डेटा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर का ये देखो डिप्रिशिएशन था, तो इसीलिए हम फर्नीचर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्नीचर का हम लोग ओपनिंग, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग है, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का है। तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 40,000। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली हम लोग सोल्यूशन में कहा लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सोल्यूशन तो होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हम लोग इसको और एक जगह पे भी पोस्ट कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जो कि हमारा अभी बैलेंस शीट के तौर पे बना हुआ है। तो इसको और करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन में करते थे ना। अब स्टॉक को मैंने पहले ही बोला है कि स्टॉक का अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं। ये हम लोग का कौन सा स्टॉक होगा, ये कब का है? ओपनिंग स्टॉक होगा। ये तो 21 का है, हम लोग 22 का बना रहे हैं। तो स्टॉक का लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। टू ओपनिंग स्टॉक हो गया 2,80,000। अच्छा, अब एसेट ही देख रहे हैं तो हम लगातार एसेट देख लेते हैं। डेटर 1 लाख, चलो वर्किंग बनाओ, डेटर 1 लाख। डेटर वर्किंग नोट नंबर 2, डेटर 2 बैलेंस बीडी होगा। डेटर एसेट है तो 2 बैलेंस बीडी होना चाहिए। कितना होगा, 1 लाख। अच्छा, अब ये सोल्यूशन में कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारा सोल्यूशन का पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। कैश इन हैंड, इसका अकाउंट बना लो। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, वर्किंग नोट नंबर 3, कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी, और कैश एट बैंक भी होगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड में ना थोड़ा जगह लगेगा। ठीक है, जगह थोड़ा ज्यादा रख दो कैश इन हैंड के लिए। कैश एट बैंक का भी ट्रांजैक्शन होगा, 4-5 ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पर कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड है 28, कैश एट बैंक 38, 28, और ये वाला हो जाएगा 38। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में जाते हैं, क्रेडिटर। ये वाला अकाउंट ओपन कर लो, क्रेडिटर 82,000, वर्किंग नोट नंबर 5। क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस किधर लिखेंगे? हाँ, बाई साइड, बाई बैलेंस बीडी 82,000, बाई बैलेंस बीडी 82,000। अच्छा, तो देखो बैलेंस शीट का सारा डेटा लिख ले। चलो एज कैपिटल भी लिख लेते हैं बैलेंस शीट में, 4,04,000। तो हम लोग सारा चीजें लिख लेंगे, कुछ भी
छूटेगा नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए इज कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है हम लोग का 4,04,000। इसमें सब एड करके लिखेंगे तो इनमें हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा, 4,04,000 लिख दिए। तो देखो बैलेंस शीट में जो भी डेटा था सारा हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। बोला है कि सेल्स जो है वो कुछ कैश सेल है, कुछ क्रेडिट सेल है। यहाँ पर बोला है कि देखो प्रीवियस ईयर का सेल कितना है 5 लाख, करेंट ईयर का सेल जो है वो प्रीवियस ईयर से कितना ज्यादा है 20%। इससे हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि करेंट ईयर का सेल्स कितना होगा, फिर उसमें से कैश क्रेडिट निकालेंगे। तो वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 6, कैश एट बैंक फुल দুটোই তো ফুল, হ্যাঁ দুটোই লিখেছি। गुड इवनिंग। देखो सेल्स का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते चलो, हाँ ठीक है। सेल्स का यहाँ पर वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। इसका तो अकाउंट नहीं बनेगा, ये नॉर्मल लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर कौन से ईयर का निकालेंगे 21, 22, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स इक्वल टू 5 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है प्रीवियस ईयर के सेल से करंट ईयर का सेल जो है 10% नहीं 20% ज्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया था। तो ये ऐड करने से हम लोग को मिल जाएगा कितना, टोटल सेल्स 6 लाख, ठीक है। अब इसमें से हम लोग बाइफरकेशन कर लेंगे, कैश कितना है और क्रेडिट कितना है, ये भी हम लोग को बताया है कि कितना कैश सेल होता है इनका और कितना क्रेडिट। देखो 20% कैश सेल होता है, तो कैश में लगाओ 20%, क्रेडिट में लगाओ 80%, देखो कितना होगा है, और 4,80,000। अच्छा अब ये हम लोग कहीं लिख सकते हैं क्या, तो लिख देंगे जो वर्किंग नोट बनाए। ट्रेडिंग में लिखेंगे बाई सेल्स बोल के कैश 120, क्रेडिट 4,80,000। तो लिखो यहाँ पर बाई सेल्स कैश क्रेडिट, कैश 1,20,000 और क्रेडिट 4,80,000, टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख। अच्छा इसके अलावा हम लोग कैश सेल का एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स, ठीक है। तो वो कहां पर लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिख सकते हैं। और क्रेडिट सेल का क्या होता है, डेटर टू सेल, वो कहां पर लिखेंगे, डेटर के अकाउंट में, तो वो भी पोस्ट करो, ठीक है। कैश इन हैंड में लिखना पड़ेगा, तो कैश सेल का लिखो टू सेल्स बोल के, सॉरी क्रेडिट सेल का और कैश सेल का। अच्छा हम कैश इन हैंड में लिख रहे हैं तो मुझे कैश सेल लिखना चाहिए, कैश टू सेल्स 1,20,000 होगा। और जो 4,80,000 है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा डेटर अकाउंट में। तो डेटर कहाँ बना है मेरा, ये रहा। डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेटर टू सेल्स क्रेडिट 4,80,000। अब नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि पेमेंट फॉर ऑल द परचेज वेयर मेड बाय चेक ओनली। मतलब ये पार्ट तुम लोग को ध्यान में रखना है, जब भी क्रेडिटर को पे करते हैं तो हम लोग चेक के थ्रू से करेंगे। तो इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास वो एंट्री आएगा कि हम लोग हमेशा करेंगे क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है। गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, वो तो अभी अभी हम लोगों ने देखा। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक, अच्छा कैश क्रेडिट में सेल होता है वो तो भी देखा हम लोगों ने। और जब भी कस्टमर पे करता है तो वो उसका हम लोग चेक रिसिप्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर में क्या लिखोगे, बाई डेप्रिसिएशन 10% बोला है, तो 40,000 का कितना लिखेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। और ये कहां पर पुट करना पड़ेगा, पीएल में, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू पीएल ही तो होता है क्लोज करने से। तो पीएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन बोल के 4,000 लिखो। पीएल में मतलब यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन बोल के, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000। अच्छा अब नेक्स्ट देखो,
ও হ্যাঁ, ব্যালেন্স শিটেও তো ব্যালেন্স শিটে আমি ফার্নিচারটা দেখাইনি বোধহয় না। হ্যাঁ দেখিए তো, ভালো ঠিক বলেছেন। अच्छा हम लोग फर्नीचर का, अच्छा ये क्लोज करेंगे तब दिखाएंगे। हाँ এটা ব্যালেন্স শিটও আসবে। यहाँ पर काम हो रहा है, बोला चिल्ला रहे। फर्नीचर ऐसे लिख दो, फर्नीचर का हमें क्लोजिंग तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम लोग लेस क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 4000। जब यहाँ वैल्यू पता चलेगा तो वो वैल्यू तो यही है। ठीक है, वैसे क्लोज होगा तब हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि कितना होगा। 40,000 ही होगा। ओपनिंग से ही तो डेप्रिशिएशन लेस होगा ना, जो हमारे पास बैलेंस है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 40,000 ही आएगा। चाहो तो लिख सकते हो, देखो हम लोग का ये 40,000 है, उसी पे तो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ जो क्लोजिंग आएगा वो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ। वो अपना मंथली कलेक्शन जो भी होता है, खर्चा पे करने के बाद बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उनका मंथली खर्चा कितना है, सैलरी कितना है, टू क्लर्क। तो हमें क्या मंथली लिखना चाहिए या पूरे 12 मंथ्स का लिखना चाहिए, पूरे 12 मंथ्स का। तो सैलरी कैसे पे करते हैं बोलो, कैश में या चेक में, कैश में, क्योंकि बोला है ना जितना भी इनकम होता है तो कलेक्शन तो हम लोग का कैसे होता है हर एक तरीके। तो 2000 हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, मतलब 12,000 कहाँ पर लिखेंगे, सैलरी टू कैश हो जाएगा, तो कैश इन हैंड में लिखना पड़ेगा। बाई सैलरी कितना हो जाएगा 24,000, 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 24,000। अब ये सैलरी कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएल में लिखो। टू सैलरी बोल के 24,000, टू सैलरी 24,000। अच्छा और एक खर्चा बताया है एक्सपेंसेस 1200, ये भी मंथली बोला है, क्योंकि ये मंथ वाला ही बात हो रहा है, सारा मंथली है, तो इसका भी तुम लोग ईयरली बनाओ। 1200 इंटू 12, और ये भी हम लोग का कहा जाएगा, कैश में ही जाएगा। यहाँ पर लिखो बाई एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस बोला था, ऑफिस एक्सपेंस। 1200 इंटू 12 बाई ऑफिस एक्सपेंस, 1200 इंटू 12 कितना हो रहा है 14,400। इसको पीएल में लिखो, टू ऑफिस एक्सपेंस बोल के 14,400, टू ऑफिस एक्सपेंस बोल के 14,400। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है कि इसके बाद वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 500 ड्रॉ करते, तो इसका एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स टू कैश। ठीक है, तो कैश में क्या लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स, बाई ड्रॉइंग्स हो जाएगा। कितना करके था 500 करके शायद, 500 करके 12 मंथ्स 6,000। ठीक है, ये कहाँ लिखेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे। ठीक है, लेस ड्राइंग्स बोल के 6,000, कैपिटल से लेस करना पड़ेगा, लेस ड्राइंग्स बोल के 6,000, ड्राइंग्स 6,000। ठीक है 500 इंटू 12, अगर किसी को गर्म लग रहा है तो सामने आ जाओ, सोम को ठंडा लग रहा है तो बंद कर दो, अगर गर्म लग रहा है तो सामने आ जाओ। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर, ये चेक के थ्रू से हुआ है, तो बोलो क्या होगा, क्रेडिटर टू टू बैंक। अच्छा तो हम लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे, एक तो क्रेडिटर में करेंगे, क्रेडिटर टू बैंक, और एक बैंक में भी करेंगे। तो बैंक में क्या लिखेंगे बाई क्रेडिटर, और क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक। अमाउंट देखते हैं कितना था, 3 लाख। अच्छा ये हम लोग का लेकिन मेन सोल्यूशन में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर का तो क्लोजिंग बैलेंस जाता है। ठीक है, और कैश एट बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, तो ये तो मेन सोल्यूशन में कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, क्रेडिटर टू बैंक हो गया। अच्छा आप बोला है पेमेंट ऑफ रेंट, ये भी बैंक के थ्रू से, तो बाई रेंट, रेंट टू बैंक, तो बाई रेंट हो जाएगा, क्रेडिटर के नीचे ही लिखेंगे ना, बाई रेंट 16,000। ठीक है, और रेंट अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं, बाकी ये रेंट कहाँ पर जाएगा,
पीएल में, ठीक है। टू रेंट बोल के 16,000। अगर रेंट अकाउंट बनाते हैं, सपोज अगर तुम लोग बनाते, रेंट अकाउंट भी बना सकते हो, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, लेकिन इतना बना के करोगे क्या? मान लो अगर रेंट अकाउंट बनाते हो, ये रेंट के जैसा ही बाकी 3 होगा। अगर रेंट अकाउंट बनाते हो तो क्या लिखोगे? टू बैंक कितना 16,000, और इधर क्या लिखोगे? बाई पीएल। इसी के वजह से तो ये इधर क्लोज होता है, ठीक है। अब इतना सारा अकाउंट बनाओगे तो एग्जाम में तो काफी टाइम जाएगा, इसीलिए ये सब तो इररिलेवेंट है, बनाने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग वही अकाउंट बनाएंगे जो हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। बाकी अगर ये बना भी लोगे तो ऐसे ही होगा, सैलरी का भी सेम ऐसा ही प्रेजेंटेशन होगा, ऑफिस एक्सपेंस का भी सेम ऐसा ही होगा, टू बैंक बाई पीएल, बस यही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, इसका एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैश। तो बैंक में और कैश में दोनों में लिखो बैंक टू कैश, तो कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक टू कैश, टू कैश होगा यहाँ पर, और बाई बैंक होगा। बैंक टू कैश हुआ तो बाई बैंक होना चाहिए 80,000। 80,000 ये भी हमारे मेन सोल्यूशन में नहीं जाएगा, ये तो क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस हमारे मेन सोल्यूशन में जाएगा, तो इसका भी कुछ नहीं लिखना है हमें कहीं पर भी। इसके बाद स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, ये कहां पर लिखेंगे? ये एक तो ट्रेडिंग में और फाइनल तो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, ठीक है। 1,60,000 यहां पर लिखो, ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,60,000 देख लेते हैं। हाँ, 1,60,000, और इधर भी हम लोग का हो जाएगा, बैलेंस शीट में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 160। अच्छा, इसके बाद डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे, और हम लोग जो वर्किंग नोट बनाए हैं वहां पर टू बैलेंस शीट बोल के लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट मेरा ओपन है तो हम पहले बैलेंस शीट में लिख ले रहे हैं। डेटर का हम लोग का है 1,20,000, और यही वाला डेटर हम लोग का डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, मतलब ये इधर आएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 आ जाएगा। अच्छा, डेटर, क्रेडिटर बोला है 1,46,000, तो क्रेडिटर अकाउंट में यहाँ पर एक तो बैलेंस शीट में जाएगा क्रेडिटर, ये तो क्लोजिंग वाला है ना, ये देखो क्लोजिंग है ना, डेट देखो 31 मार्च 2022, तभी लिख रहे हैं। क्रेडिटर है 1,46,000, 1,46,000, और क्रेडिटर अकाउंट में हमें क्रेडिटर को पोस्ट करना पड़ेगा। क्रेडिटर अकाउंट मेरा ये रहा, ठीक है, यहाँ पर टू साइड में आएगा, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर है कितना था? 146, 1,46,000, ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अच्छा, अब बोला है कि कैशियर चोरी करके भाग गया, बस क्वेश्चन हम लोग का लेकिन कंप्लीट हो गया। अब कैशियर चोरी करके भागा है तो क्या लेके भागा होगा? कैश बैलेंस, ठीक है। तो कैश बैलेंस में जरूर कुछ बैलेंस आएगा, ठीक है, वो हम लोग क्या लिखेंगे? वो हम लोग का लॉस है, क्योंकि कोई अगर चोरी करके लेके जाएगा तो बिजनेस का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वो तो हम लोग करेंगे, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 को क्लोज करो, यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा? बाई बैलेंस सीडी बोल के बैलेंस कितना आएगा? 36,000, मतलब हम लोग का क्लोजिंग फर्नीचर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 36,000। ये देखो, हम लोग ये वर्किंग नोट से उठा के यहाँ डायरेक्टली लिख सकते थे, बाकी हम लोगों ने पहले से लिख लिया है, तो यहाँ 36,000 हमारा पहले ही आ चुका था, ठीक है, 40,000 माइनस 4,000 करके। अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते हो, डायरेक्ट 36,000 लिखते हो और लिख देते हो कि वर्किंग नोट 1 से मिला है, तो भी चलेगा। अब डेटर को क्लोज करो, डेटर का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5,80,000, और इधर बैलेंस करके कितना आएगा? 4,60,000। अच्छा, ये हम लोग क्या बोलेंगे? बाई साइड में आ रहा है तो बाई लिखेंगे। एंट्री क्या होना चाहिए? डेटर से क्या होता है? डेटर को क्रेडिट में बेचते हैं, पैसा लेते हैं, तो क्या एंट्री होगा? ना, सेल्स टू डेटर तो होगा। पहले सोचो ना, डेटर का क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? नॉर्मल ट्रांजैक्शन, हाँ,
बाई बैंक डेटर से पैसा लेंगे ना, पहले सेल करेंगे फिर पैसा लेंगे, तो बाई बैंक इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग को बोला था कि डेटर से जब भी पैसा लेते हैं तब, लेकिन चेक में अगर तुम लोग इनको इस एंट्री में कैश लिख देते हो तो तुम लोग का गलत हो जाएगा ट्रीटमेंट, क्योंकि बोला है ना ये लोग चेक में ही लेता है तो हम लोग को बैंक ही लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग कैश लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको हमें पोस्ट करना पड़ेगा कैश एट बैंक में, टू डेटर बोल के 4,60,000 पोस्ट करो, कैश एट बैंक में टू डेटर बोल के 4,60,000। अच्छा, अब हम लोग ये वाला अकाउंट देखते हैं, ये कैश इन हैंड, इसको चेक करते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। तो इसमें जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो कैश कितना होना चाहिए, 28,000 पहले से था, 1,20,000 का हम लोगों ने सेल किया था, तो 1,48,000 का हमारे पास कैश होना चाहिए था पूरे साल भर का। ठीक है, लेकिन उसमें से हम लोगों ने खर्चा पे किया कितना, 24,000 का हम लोगों ने सैलरी दिया, 14,400 का हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस दे दिया, 6,000 का हम लोगों ने ड्रॉइंग्स कर लिया, और 80,000 हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 23,600 बैलेंस दिखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पर बताया ना, देखो इन्होंने जब चेक किया यहाँ पर बोला है, देखो कहाँ चला गया, हाँ ये देखो अवेलेबल जो भी था, तो अवेलेबल कितना होना चाहिए था, इतना, ये लेके कौन चला गया, कैशियर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, बाई लॉस बाई थेफ्ट, चोरी। ठीक है, चोरी करके, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर इसका टोटल 1,48,000। अच्छा, ये कहाँ जाना चाहिए फाइनल सोल्यूशन में, लॉस बाई थेफ्ट, पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा, कुछ भी लॉस होता है वो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा ना, इनडायरेक्ट बिजनेस का लॉस है। टू लॉस बाई थेफ्ट 23,600। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा अकाउंट बाकी है, कैश एट बैंक को क्लोज कर लेते हैं। कैश एट बैंक को क्लोज करो तो हमें क्या मिलेगा, बाई बैलेंस, मतलब कैश का क्लोज, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, कितना हो रहा है, 98, 5,78,000। ये वाला 2,60,000, ये हम लोग का बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कुछ नहीं आएगा क्योंकि इन हैंड वाला तो चोरी हो गया है ना, तो कैश एट बैंक लिखो 2,62,000 यहाँ पर, कैश एट बैंक 2,62,000, ये यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सा अकाउंट बाकी है, ये वाला, बस क्रेडिटर को क्लोज करो हो जाएगा। क्रेडिटर को क्लोज करते हैं 146 और 3 लाख, 4,46,000 और ये 82,000 है, माइनस करके देखो कितना। अच्छा, 3,64,000, 3,64,000 ये हम लोग का क्या आएगा, वो लोग क्रेडिटर का, तुम लोग सोचो क्रेडिटर कब जनरेट होता है बुक्स में, बाई परचेस, क्योंकि वही वाला तो मिसिंग है, बाई साइड आ रहा है तो परचेस तो मिसिंग है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, परचेस। अब इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में लिखो, टू परचेस बोल के 3,64,000, और हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया था सारा का सारा परचेस हम लोग का क्या है, क्रेडिट परचेस है, ऐसा बोला था, मतलब कैश ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। तो टू परचेस बोल के यहाँ पर लिख लो और एक एक करके क्लोज कर दो, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टू परचेज हम लोग का हो गया 3,64,000, अच्छा 3,64,000। अब क्लोज करके जीपी चेक करो, 7,60,000। 1,16,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे,
बस इसको क्लोज करोगे तो नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। $34,000 आ रहा है देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 34,000 आ रहा है। अब इसको ट्रांसफर करो बैलेंस शीट में। 34,000 34,000 देखो कितना आएगा कैपिटल। 4,32,000 आ रहा है। दोनों साइड ऐड करने से सेम बैलेंस आना चाहिए। $578 आ रहा है इधर। अब इधर वाला देखो। आ रहा है दोनों साइड 5,78,000। इधर भी उतना ही आ रहा है, चेक कर लो सब कुछ। 5,78,000। देखने में क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना भी टफ नहीं है, ठीक है, आसान है। इसको देख के तुम लोग अगर सोचोगे एग्जाम में कि कितना कुछ दे दिया, एक दो लाइन तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का ही चला गया, लेकिन है छोटा ही क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा अब हम लोग जो सच में बड़ा है क्वेश्चन वो करेंगे। मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन है लेकिन है आसान। एक चीज हमेशा देखना, तुम लोग जब भी एग्जाम दोगे अगर क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होगा तो क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा होगा तो वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें छोटे पॉइंट में ही इतना सारा चीज घुमा फिरा के दे देगा। ऑलवेज ऐसा ही होता है। अगर बड़ा क्वेश्चन मिल रहा है तो अगर पेशेंस रखोगे तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, इलास्ट्रेशन 10 बोला है कि मिस्टर अनूप रन ए होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेज एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब इन लोगों का कोई कैश परचेज या कैश सेल नहीं होने वाला, ठीक है। यानी परचेज हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट में दिखेगा और सेल्स हम लोगों को डेटर अकाउंट में जो दिखेगा वही होगा। डेटर का देखो बैलेंस चेंज दिखा रहा है, यानी डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस चेंज दिखा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करेंगे। बीपी का भी बैलेंस चेंज है, ये भी अकाउंट ओपन होगा। सन्ड्री क्रेडिटर का भी बैलेंस चेंज है, ये भी अकाउंट ओपन होगा। इन्वेंट्री का मैंने बोला है बिल्कुल जरूरत नहीं होता, इसको तुम लोग ओपनिंग क्लोजिंग और बैलेंस शीट में लिख सकते हो। बैंक का बैलेंस चेंज है, अकाउंट बना लो। कैश का बैलेंस चेंज है, इसका भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो ये सब अकाउंट तो बनेगा ही। फिर आगे देखते क्या बोला है। डिपोजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। अच्छा बैंक में जो पैसा डिपोजिट किया गया है वो कौन कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस पे करने के बाद, ये कैसा ट्रांजैक्शन है ऊपर दे दिया है, कैश ट्रांजैक्शन, यानी जितने भी एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस टू कैश होगा, ठीक है। शॉप एक्सपेंस टू कैश, सैलरी टू कैश, पर्सनल एक्सपेंस यानी ड्रॉइंग्स टू कैश होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या दिया हुआ है, डिपोजिट इनटू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन, ये डिपोजिट वाला अमाउंट है कि इतना पैसा डिपोजिट किया गया है बैंक में, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, ठीक है। तो ये सब हम लोग एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा आगे देखते हैं और क्या ट्रांजैक्शन হ্যাঁ আগেরটাই বলেনি যে, না আগেরটা তো তো না আগেরটাই বলেনি, হ্যাঁ একটা বলেছিল না ক্যাশ টু ব্যাংক, আগেরটাতেও তো বলেছিল। এ দেখো এখানে আমরা একটা করেছিলাম না কন্ট্রা এন্ট্রি বাই ব্যাংক 80,000 টু कैश বলেছিল, এটা তো বলেছিল। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है,
कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसका एंट्री करेंगे कैश पेमेंट टू सप्लायर, देखो कैश पेमेंट टू सप्लायर इतना फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। यहाँ पर फर्नीचर का एक, ये सब कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन ठीक है कैश कैश बोल के हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ अगर बोल दिया चेक कलेक्शन, तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैंक। चेक कलेक्शन हुआ कस्टमर से, अच्छा चेक कलेक्शन हुआ था बट वो हो चुका है डिसऑनर, तो एंट्री क्या होगा बोल सकते हो। चेक अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा, सबसे पहले तुम लोग नॉर्मल सोचो, हाँ बोलो। बैंक डेटर टू बैंक होगा। देखो इसका रीजन देखो, अगर हम लोग पहले क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स, ठीक है। अब जब डेटर चेक दे देता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू डेटर। अब जब चेक को डिपॉजिट करने गए और हमें पता चला कि उस चेक से हमें पैसा नहीं मिलेगा, मतलब उसके अकाउंट में था नहीं उतना पैसा, उसने चेक ड्रॉ करके दे दिया, तो चेक मेरा क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ, मुझे पैसा नहीं मिला, तो हम कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे और उनसे क्या बोलेंगे कि नहीं देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर से पैसा मांगेंगे, तो पैसा मांगने से डेटर को क्या बनाएंगे, डेटर, क्योंकि देखो डेटर और डेटर कैंसिल आउट हो गया था, मेरा नेट एंट्री क्या बचा था, बैंक टू सेल्स, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं उसके डिसऑनर के चलते, तो यहाँ पर डेटर को फिर से डेटर बनाएंगे और इस बैंक यानी इस चेक को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो टू बैंक हो जाएगा, ये एंट्री होगी। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बिल्स एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, ठीक है। जैसे सेल करने से डेटर टू सेल, अब डेटर बोल रहा है कि मुझे बहुत, मतलब मुझे 3-4 जो है 3-4 हफ्ता चाहिए या मैक्सिमम 3 मंथ्स का बिल्स ड्रॉ होता है, अगर कोई 3 मंथ्स के लिए हमें क्रेडिट मांग रहा है तो हम लोग उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ करते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्स ड्रॉ करेंगे, तो बिल्स ड्रॉ करने से क्या होगा, डेटर टू सेल फर्स्ट एंट्री। अब बोल रहा है कि मुझे ज्यादा टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, तब चलो बिल एक्सेप्ट करो, तो बिल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर की जगह मेरा एसेट क्या बन जाएगा, बिल्स, तो डेटर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेटर टू सेल्स में ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। जैसे स्टॉक बेचते हैं तो स्टॉक किस में ट्रांसफर हो जाता है, डेटर में, ठीक है। स्टॉक बेचते हैं तो स्टॉक डेटर में ट्रांसफर हो जाता है, बिल्स ड्रॉ करते हैं तो डेटर किस में ट्रांसफर हो जाता है, बिल्स में, और बिल से जब पैसा मिलता है तब वो क्या बन जाता है, कैश, ठीक है। इस तरीके से हमें रिकवरी हो सकता है। बिल एंडोर्स्ड, अगर हम लोगों ने बिल्स एंडोर्स किया तो जो बिल्स है हमारे पास वो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्स मेरा अगर एसेट है, चला जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, एसेट डेबिट था। और एंडोर्स कर रहे हैं तो हम लोग, एंडोर्स करने का मतलब ये होता है कि हम लोग बिल्स रिसीवेबल किसी को देके हमारा बिल्स पेएबल को कैंसिल, मतलब बेसिकली क्रेडिटर को कैंसिल करते हैं एंडोर्स करके, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। एंडोर्स करने का मतलब है कि हम अपने पेएबल को कैश में नहीं देके उसको क्या दे रहे, जैसे चेक दे सकते उसकी जगह उसको क्या दे दिए, बिल्स दे दिए, ठीक है। अब देखो बोल रहे बिल डिस्काउंटेड जो किया गया था 20,000 का, उसका डिस्काउंट रेट है 750, तो बिल का पैसा अगर हमें समय से पहले चाहिए तो हम लोग बिल को बैंक में ले जाकर डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, बैंक वालों ने हमें कितना पैसा दिया, 20,000 से 750 काट लिया, तो कितना पैसा बचता है उतना ही देगा, माइनस करके देखो तो कितना होता है, 19,250, डिस्काउंट कितना हो गया 750, टू क्या हो जाएगा, क्या चला गया, बिल्स चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है 20,000। अच्छा फिर बोल रहा है बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, तो बिल से पैसा मिल गया तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। बिल एक्सेप्टेड मतलब बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल्स ड्रॉ किया होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टू बीपी, ठीक है, क्रेडिटर टू बीपी होगा। पेड सप्लायर्स बाय चेक, ये तो कर ही लोगे, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टू बैंक, चेक में पेमेंट कर, रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। तो हम लोगों ने क्या किया है, LIC का हमारे पास जो है पैसा आया है, कितना आया है 20,000, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू LIC, ठीक है, बैंक टू LIC हो जाएगा। अच्छा फिर बोल रहा है रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, तो क्या हो जाएगा, बैंक टू रेंट, बैंक टू रेंट, हमें रेंट का पैसा मिला है, प्रोप्राइटर का कोई प्रीमाइसेस है जिसने जो उसने रेंट पे लगाया था, तो रेंट से उसका अर्निंग हुआ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं,
A building was purchased on 30th November 2022 for opening a branch for 3,50,000. इन्होंने एक बिल्डिंग परचेस किया था, क्यों? ताकि वो नया ब्रांच ओपन कर पाए अपने बिजनेस का. एंड सम एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में और भी कुछ खर्चा इनकर्ड हुआ है जिसका डिटेल्स मेंटेन किया हुआ नहीं है, तो हमें वो डिटेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे पता चलेगा? अब देखो एक्सपेंस है तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस टू कैश या बैंक. ठीक है, तो हम लोग कैश या बैंक अकाउंट में जरूर हमें कुछ बैलेंस वगैरह मिलेगा, उसी से हमें पता चल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश इतना और ड्यू इतना. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा कितना? 18,700. और जो आउटस्टैंडिंग है उसका क्या एंट्री होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बोल के. ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है. দুটো জিনিস তো আলাদা, একসাথে কোথায় লিখবে বলো? মানে কিভাবে লিখতে চাইছো? এটা কোথায় কোথায় যাবে বলো? जो 18,700 है वो कहाँ जाएगा बोलो? पीएल में जाएगा. ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन समझो. अगर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? पीएल टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स, तो ये पीएल में इसीलिए जाता है. अब आउटस्टैंडिंग होने पे क्या एंट्री किया मैंने? इलेक्ट्रिसिटी. आउटस्टैंडिंग का तो अपना एंट्री होता है, वो तो कभी कैश के साथ नहीं होता है. तुम लोग जो कंबाइन बोल रहे हैं वो तो तुम लोग पीएल में लिखते हो, उसका सोच के बोल रहे हो, लेकिन एंट्री एक्चुअली क्या होता है आउटस्टैंडिंग का? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल का एंट्री क्या होगा बोलो? अभी तो लिखा था इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डेबिट 2200 टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बोल के कितना होगा? 2200. अच्छा, अब ये आउटस्टैंडिंग वाला हम लोग का कहां पर जाता है? पीएल में. वो भी तो ऐड होता है, तो हम लोग उसको ऐड करके लिखते हैं पीएल में. क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा ड्यूरिंग द ईयर का है कि मेरा टोटल खर्चा जितना था उसमें से मैंने इतना दिया, इतना बाकी रखा, लेकिन पीएल तो मेरा एक्रूअल बेसिस पे बनता है. एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या? पूरे साल का खर्चा हमें दिखाना है, तो पूरे साल का खर्चा ये प्लस ये दोनों था, उसमें से ये कैश आउटफ्लो हम लोगों ने करवाया, ये कैश आउटफ्लो हम लोगों ने नहीं करवाया. ठीक है, लेकिन खर्चा पूरा ही दिखाना पड़ेगा, तो जो नहीं दिखाया, नहीं पे किया, वो लायबिलिटी है. तो ये पोर्शन कहां जाएगा? बैलेंस शीट में. और ये पोर्शन कहां जाएगा? पीएल में. ये भी पोर्शन हम लोग का कहां जाएगा? पीएल में, क्योंकि पीएल में मुझे टोटल खर्चा दिखाना है, लेकिन बैलेंस शीट पे तो वही दिखाएंगे जो मेरा लायबिलिटी है. बैलेंस शीट पे तो एक्सपेंस नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंस टाइम पे नहीं पे करने से क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है. तो इसीलिए वहां पर हम लोग एक साथ दिखाते हैं. क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट. लीगल एक्सपेंसेस 17,000. द फर्म एंटिसिपेट्स डिफेक्ट इन द सूट. बोल रहा है कि क्लेम आया है फॉर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट. मतलब इन पे किसी ने केस कर दिया है. बोल रहा है कि आपके वजह से हमारा जो डैमेज हुआ है, उसके लिए डैमेज कितने का हुआ है? उनका क्लेम है 1,55,000 और इसको लेके कोर्ट में केस चल रहा है. अब इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका लीगल एक्सपेंस कितना आ रहा है? 17,000. तो लीगल एक्सपेंस कहाँ दिखाएगा? पीएल में दिखाएगा. बिजनेस में ये खर्चा आ रहा है. फर्म एंटिसिपेट डिफीट इन द सूट, और इनको लग रहा है कि ये क्या हो जाएंगे? इस केस में हार जाएंगे. ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या करना पड़ता है. गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये कहां पर दिखाएंगे? ट्रेडिंग में. गुड्स रिटर्न टू सप्लायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न होता है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न. ठीक है. अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर. ठीक है. डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट. क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट. अच्छा, डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर. ठीक है, ये सब एंट्री हम लोग जब पोस्ट करेंगे ना अकाउंट में तो काम में आएगा. फिर यहाँ पर बोल रहा है द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 व्हिच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. अच्छा, 1 ईयर का 20,000 रेंट लगता है, ऐसे जगह पे ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये खर्चा इन्होंने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग हो गया है रेंट. तो क्या हो जाएगा? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. और ये रेंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे बोलो? पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि ये खर्चा है, और क्योंकि खर्चा था लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया, तो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड, और ये बैलेंस शीट. चलो ठीक है, तो एक बार तो पढ़ लिया, लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन है, फिर से एक एक बार करके पढ़ के करना पड़ेगा. तो पहले तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का जगह बनाओ.
बताते हैं कितना जगह लग सकता है। देखो मेरा इस पेज में, एक पेज में ट्रेडिंग पीएल हो जाएगा, लेकिन इतना जगह नहीं बचेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग का खाली खाली हो रहा था ना, मेरा इस एक पेज में हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखने से नहीं होगा। मतलब ये एक पेज का है, ये देखो अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, तो मेरा इस एक पेज में हो जाएगा ट्रेडिंग पीएल, इतना जगह रखना पड़ेगा। अब तुम लोग अपने हैंड राइटिंग के हिसाब से रख सकते हो। illustration 10 in the books of Mr. Anu, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. यहाँ पर ट्रेडिंग बन जाएगा, उधर पीएल बना देते हैं। पीएल, ठीक है, मेरा हाफ पेज था तो मैंने ये भी जगह रख लिया पीएल के लिए। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए भी एक पेज चाहिए होगा। बैलेंस शीट as on 31st March 2022. Liabilities और assets। यहाँ थोड़ा सा और जगह रख देते हैं। अब कौन कौन सा वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। डेटर बनेगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तुम लोग यहाँ से देख देख के पूरा लिखते जाओ, तब हम लोग आगे का ट्रांजैक्शन पुट कर पाएंगे। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेट, सन्ड्री डेटर। अच्छा, डेटर में ना काफी सारा ट्रांजैक्शन है, बिल्स रिसीवेबल पेबल, तो इसका थोड़ा जगह ज्यादा रख दो, ठीक है। डेटर का हो जाएगा 70 और 92, तो 70 इधर होगा और इधर लिख देते हैं 92 बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अच्छा, ये फाइनल सोल्यूशन में कहा जाएगा, डेटर का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा। यहाँ कैपिटल नहीं था तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, और जो क्लोजिंग वाला है वो हम लोग का इस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिख लो और ओपनिंग वाले के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर, क्या लिख लेते हैं, सन्ड्री डेटर क्लोजिंग वाला 92,000, ठीक है। ओपनिंग के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लाइबिलिटीज और एसेट। अच्छा, इसमें लिखना पड़ेगा तुम लोगों को डेटर, यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, इसमें तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर 70,000, डेटर 70,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे हम लिख रहे हैं बी आर, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना चाहो तो लिख लो बिल्स रिसीवेबल। इसमें भी ना जगह रख दो, जगह चाहिए होगा, इंडोर्समेंट है, डिस्काउंट है, ये है वो है, तो इतना जगह रख दो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल का टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी होगा, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी होगा।
अच्छा, बिल्स रिसीवेबल का कितना है 15 और 6000, तो यहाँ पर लिखो 15,000 और यहाँ पर लिखेंगे 6000। अच्छा, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ जाएगा। ओपनिंग वाला यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगा 15,000, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 6000, मतलब बैलेंस शीट में 6000। यहाँ पर लिखो बिल्स रिसीवेबल 6000, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 6000। मैंने बिल्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है और उसको दोनों जगह पोस्ट किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और एक बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिल्स पेबल, इसका भी अकाउंट बनाओ 12,000 और 14,000। बिल्स पेबल वर्किंग नोट नंबर 4 BP। अच्छा, इसका लेकिन पोस्टिंग ऑपोजिट साइड होगा, ठीक है, बाई बैलेंस BD होगा। अभी तक हम लोग सारा डेबिट साइड ही कर रहे थे। BP का ज्यादा जगह नहीं चाहिए, BP का छोटा अकाउंट में ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 12,000 और 14,000 टू बैलेंस CD 14,000। ये भी हम लोग का एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, एक जो है बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और कौन सा कहाँ जाएगा, ओपनिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा 12,000, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लाइबिलिटी साइड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में हम लोग का 12,000, और इधर वाले में लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल 14,000। देखो 14,000। बिल्स पेबल हो गया। अब सन्ड्री क्रेडिटर 40 और 56। अब सन्ड्री क्रेडिटर 40 और 56, मतलब वर्किंग नोट नंबर 5। सन्ड्री क्रेडिटर बाय बैलेंस BD। क्रेडिटर का भी ना अकाउंट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी काफी सारे ट्रांजैक्शंस जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर को डिस्काउंट था, ये था वो था, बहुत सारा चीज बोला था। और टू बैलेंस CD 40 और ये है हम लोग का 56,000। अब ये मेन सोल्यूशन में जाएगा बैलेंस शीट में, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा 40,000। लिखो सन्ड्री क्रेडिटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 40,000, और बैलेंस शीट में जाएगा हम लोग का 56,000। बैलेंस शीट में जाएगा 56,000। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाओ 1,10,000 और 1,90,000 बैलेंस शीट में दिखाओ, और ट्रेडिंग में ओपनिंग क्लोजिंग बोल के दिखाओ। लिखो चारों जगह पे। इन्वेंट्री पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखते हैं, देखो सीक्वेंस में लिखो, गलत नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेंट्री ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाला हम लोग लिखेंगे 1,10,000। अच्छा, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेंट्री बोल के इन्वेंट्री 1,90,000। और ओपनिंग और क्लोजिंग में, मतलब ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखना पड़ेगा। टू ओपनिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जाएगा 1,10,000 और क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा 1,90,000। कैश 5,200 5,300 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और कैश अकाउंट बना के उसमें लिख देंगे टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD बोल के। तो ये मेरा बैलेंस शीट निकल के आया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैश बोल के। तुम लोग कहाँ लिख रहे हो उसका ध्यान दो, हम मेरे पास ना बैलेंस शीट आया तो हम बैलेंस शीट का पहले लिख रहे हैं, ठीक है। 5,300
अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी लिख देंगे कैश 5200। अब कैश का अकाउंट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6, कैश अकाउंट। अच्छा कैश बुक ही बना लो, कैश और बैंक दोनों है ना, एक साथ हो जाएगा, दो दो बार लिखने का जरूरत नहीं होगा। कैश बुक बना लेते हैं, ठीक है। एक लिखो कैश कॉलम और एक लिख दो बैंक कॉलम, तो और दो दो लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। कैश और यहाँ पर लिख दिया बैंक। अच्छा अभी जो बैलेंस मिला है उसको पुट करते हैं, तो हम लोग इधर पुट करेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश का है 5200, ओपनिंग का है, क्लोजिंग का 5300। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5200, और नीचे काफी सारा ट्रांजैक्शन होगा तो इसका थोड़ा ज्यादा जगह रखो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जगह रखो और एकदम एंड में जाके बाई बैलेंस सीटी लिखो, मतलब मैक्सिमम जगह रख दो अपने हिसाब से। बाई बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, हम लोग कैश कॉलम को भी यूज कर रहे हैं 5300, ठीक है 5300 ये हो जाएगा। अगर सिर्फ कैश बनाते तो ऐसे ही लिखते ना, दोनों बनाए हैं तो ऐसे ही लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखो जो भी पुट करना था कर लिया। अब बैंक का बात चले वाला, ओ अच्छा बैंक लिख लो 90 और 87 है, बैंक का सारा 90 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और 87 यहाँ पर लिखेंगे। और एक जगह पे भी लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट लिखो। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है हम लोग का 90,000, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और बैलेंस शीट का हो जाएगा 87,000। बाकी सब पुट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस, सैलरी और पर्सनल एक्सपेंस, और ये डिपॉजिट हुआ है तो पहले ये सब का एंट्री क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा बाई शॉप, लेकिन सब मंथली दिया हुआ है, इसको ईयरली करके लिखना है। तो तुम लोग कैश अकाउंट में चले जाओ, लगातार 3-4 पोस्टिंग वहीं पर होने वाला है, तो कैश अकाउंट में जाते हैं यहाँ पर, मतलब कैश बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है। कैश बुक में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बाई शॉप एक्सपेंस, बाई शॉप एक्सपेंस 600 इंटू 12, 7200। अच्छा और ये मेन सोल्यूशन में कहा जाएगा, हाँ तो पीएल में लिखो टू शॉप एक्सपेंस बोल के 7200, टू शॉप एक्सपेंस बोल के 7200, टू shop expense 7200। না না আমি এখানে ক্লোজ করে দেবো, এই যে ক্লোজিং স্টকটা এখানে গ্যাপটা রেখে দিয়েছি। अच्छा फिर यहाँ पर देखो सैलरी 9200 पर मंथ, हाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले इसमें आते हैं बाई सैलरी, $9200 इंटू 12, 1,10,400 जा रहा है, ठीक है 1,10,400 सैलरी। अच्छा ये सैलरी हम लोग कहाँ पर लिख सकते हैं, फिर से पीएल में लिखो, पीएल में टू सैलरी 1,10,400, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आ रहा है हम लोगों का पर्सनल एक्सपेंस यानी कि ड्राइंग्स, तो कैश में क्या लिखेंगे बाई ड्राइंग्स बोल के, क्योंकि सभी तो कैश में बोल दिया है इसीलिए हम लोग कैश में ही कर रहे हैं। ड्राइंग्स 1400 इंटू 12, कितना 16,800, 16,800। अच्छा ये कहाँ लिखेंगे मेन सोल्यूशन में, कैपिटल से लेस करेंगे, तो कैपिटल
तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग लिख तो सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल से ले सकते, यहाँ पर कैपिटल का एक स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पर, और इसके नीचे लिख दो यहाँ पर। अगर नेट प्रॉफिट ऊपर लिखना चाहते हो तो ये नीचे लिख सकते हो ड्रॉइंग। हाँ, सब एक ही लाइन में अगर करोगे तो लिख सकते हो। ड्रॉइंग्स हम लोग का कितना आ रहा है, 16,800। ये सब हो गया, पोस्ट हो गया। अब बोल रहा है कैश विथ, ओ नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर बच गया ना ये वाला 7,62,750, ये डिपॉजिट किया था इन्होंने, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, तो उसको तो करना पड़ेगा, बैंक टू कैश। तो इधर लिखना पड़ेगा टू कैश, और इधर लिखेंगे बाई बैंक, और इसमें लिखना पड़ेगा सी, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बोल के बैंक के कॉलम में जाएगा, बैंक बोल के कैश के कॉलम में जाएगा। वैल्यू है हम लोग का 7,62,750। ये मेन सोल्यूशन में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग का कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। बोल रहा है कि कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या एंट्री होगा, ये भी हम लोग का कॉन्ट्रा होगा, ठीक है। कैश टू बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक और बाई कैश, कॉन्ट्रा होगा टू बैंक और बाई कैश। अच्छा, टू बैंक बोल के कैश कॉलम में आएगा, और बाई कैश बोलेंगे तो हम लोग का बैंक कॉलम में आएगा। वैल्यू है 1,21,000, तो लिख लो 1,21,000, 1,21,000। अच्छा, इसके बाद कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाईज, तो बोलो क्या होगा, क्रेडिटर टू कैश, तो टू, सॉरी बाई क्रेडिटर होगा ना, हम इधर टू क्रेडिटर लिख रहे थे, बाई क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, कैश कॉलम में आएगा 1,00,000 नहीं सॉरी 77,200। अब क्योंकि हम लोग का क्रेडिटर अकाउंट बना हुआ है, देखो ये सब अकाउंट हम लोगों ने नहीं बनाया, शॉप सैलरी, तो ये क्रॉस पोस्टिंग का बात नहीं आ रहा है, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट तो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्रॉस पोस्टिंग करो, क्रेडिटर में लिखो टू कैश बोल के, क्रेडिटर में लिखना पड़ेगा टू कैश, यहाँ पर टू कैश बोल के हम लोग का 77,200 आए, 77,200। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है फर्नीचर के लिए हम लोगों ने कितना पे किया है, 25,000, तो फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू कैश, ठीक है। तो बाई फर्नीचर बोल के कैश में आ जाएगा, बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर बोल के हम लोग का आ जाएगा 25,000। अच्छा, हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाया था, ठीक है, तो हम लोगों को ना कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह बोला भी नहीं था, लेकिन इस फर्नीचर को हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में। अभी परचेज किया है तो बैलेंस शीट में लिखो 25,000। इसका हमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं बोला था, इसलिए मैंने अकाउंट ओपन नहीं करवाया। अगर आगे जाके कुछ मिलेगा तो देख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं था, ठीक है, मुझे याद है कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर 25,000। तुम लोग आउटर कॉलम में चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन नहीं था, पूरा क्वेश्चन ही तो हम लोगों ने पढ़ा, फर्नीचर पे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर के बाद हम लोग का आ रहा है चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर, तो इसका एंट्री हम लोगों ने क्या देखा, डेटर को फिर से डेटर बनाएंगे, डेटर टू बैंक, ठीक है। तो डेटर में टू बैंक होगा और बैंक में बाई डेटर होगा। डेटर में लिखो टू बैंक, और साइड में ऐसे हाइफन देके लिख दो डिसऑनर, ठीक है, ताकि समझ में आए, कभी भी देखोगे तो ये किस चीज का एंट्री तुम लोगों ने किया था, ठीक है। तो डेटर में लिखेंगे टू बैंक डिसऑनर चेक, अमाउंट था 5,700, ये देखो 5,700। अब यही टू बैंक का यहाँ पर बैंक पे क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाई सन्ड्री डेटर बोल के 5,700, बाई सन्ड्री डेटर 5,700, बाई सन्ड्री डेटर बैंक कॉलम में लिखना है, ठीक है, 5,700, गलती से कैश कॉलम में मत लिख दो, बैंक कॉलम में जाएगा 5,700। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, तो क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। तो डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे,
बाई बिल्स रिसीवेबल। डेटर अकाउंट कहाँ है? अच्छा हाँ, यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल 40,000। ठीक है, और इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करोगे? बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल में करेंगे ना। बिल्स रिसीवेबल में लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर लिखना, टू सन्ड्री डेटर 40,000। ये डायरेक्टली कहीं पोस्ट नहीं होगा क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग तो हम लोग लिख चुके हैं, तो ये हम लोग के मेन सोल्यूशन भी नहीं जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगा। अच्छा, अब बिल एंडोर्स 10,000, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? बिल एंडोर्स्ड हुआ है 10,000, एंडोर्स्ड होने से क्या होता है बोलो? मतलब हम लोग का एक्चुअली कैंसिल आउट क्या होगा? डेटर के थ्रू से क्रेडिटर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? एंडोर्स्ड होने से क्रेडिटर टू क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो एंडोर्स होने का मतलब मेरे पास से बीआर चला गया, तो बीआर मेरा डेबिट था, चला गया तो क्रेडिट होगा। और जिसको दिया उसको इसीलिए दिया होगा क्योंकि उसको 10,000 मिलने वाला था इनसे, तो क्रेडिटर होगा वो, क्रेडिटर हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर में क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर, और साइड में लिख दो एंडोर्स्ड। तो फिर एंडोर्समेंट है ये पता चलेगा हम लोग को 10,000। और एक एंट्री कहां पर करेंगे? क्रॉस पोस्टिंग। क्रेडिटर में क्या लिखेंगे? टू बीआर। ठीक है, क्रेडिटर में लिखो टू बीआर, यहां पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स 10,000। ठीक है, ये सब मेन सोल्यूशन में कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750, तो इसका एंट्री मैंने दिखाया था, देखो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना हो रहा है? 750, बिल्स चला जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट आया था माइनस करने के बाद? 19,250। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ लिखेंगे? बैंक टू बीआर, और एक एंट्री क्या हो रहा है? डिस्काउंट टू बीआर। तो बैंक में क्या लिखोगे? टू बीआर, और बीआर में क्या लिखोगे? बाई बैंक। ठीक है, पहले ये पोस्ट करो फिर हम बताते हैं, एक एक करके पोस्ट करने से समझ में आएगा। तो पहले हम बैंक में ही चले जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बैंक टू बीआर, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बीआर। ठीक है, टू बीआर हो जाएगा हम लोग का। बैंक कॉलम में कितना लिखना पड़ेगा? 19 नहीं, हाँ 19,250, इतना ही लिखेंगे, 19,250 हम लोग लिखेंगे टू बैंक बोल के, सॉरी टू बीआर बोल के। अब बीआर में क्या लिखेंगे? बाई बैंक बोल के 19,250। अब बीआर में चलते हैं, बाई बैंक, बाई बैंक बोल के 19,250। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये वाला पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये मतलब अभी यहाँ पर कितना बचा है? 19,250 अगर पोस्ट हो गया तो यहाँ पर कितना बचा है? 750 बचा है। तो क्या बचा? डिस्काउंट टू बीआर, मतलब बीआर में क्या लिखना पड़ेगा? बाई डिस्काउंट, क्योंकि ये तो कंबाइन एंट्री है, तो ऐसे ही तो होता है ना, कंबाइन एंट्री तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन है तो दो, और मतलब दो एंट्री है, दो बार डेबिट क्रेडिट और एक बार डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 750। अब ये डिस्काउंट कहाँ जाना चाहिए बोलो? क्योंकि बैंक तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो हाँ पीएल में जाएगा। बैंक का बैलेंस तो हम लोग का क्लोजिंग दिखता है, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है, तो पीएल में लिखो टू डिस्काउंट ऑन बिल 750। ठीक है, बिल का डिस्काउंट कितना हो गया? 750। अच्छा, बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, तो एंट्री क्या होगा? पैसा मिल गया, बिल्स मैच्योर हो गया, बैंक टू बीआर। तो बीआर में लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक, ये कलेक्शन हुआ है 16,000 का। और इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करेंगे? बैंक में करेंगे टू बीआर बोल के। ठीक है, बैंक में करो टू बीआर बोल के, टू बीआर कलेक्शन बोल के चाहो तो लिख सकते हो, बाद में समझने में काम आएगा। टू बीआर कलेक्शन, ये तो बाद में क्या होता है ना, जब देखोगे समझ में नहीं आया, ये यहाँ भी बीआर लिखा है, यहाँ भी लिखा है, क्यों लिखा है? कलेक्शन वाला एंट्री है 16,000, तो ये यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मैंने बैंक से एंट्री दिया है तो यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद
बिल एक्सेप्टेड किया है, मतलब हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर टू बीपी होगा। तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे? टू बीपी। ठीक है, क्रेडिटर में लिखेंगे टू बीपी। बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड बैंक टू बीआर, তাহলে ব্যাংকে লেখো টু বিআর দি ব্যাংক কলামে, আর বিআর এ লেখো বাই ব্যাংক, তাহলেই তো হবে। लिखेছো? अच्छा, अब देखो बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड का मतलब क्रेडिटर टू बीपी होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्रेडिटर में बीपी लिख दिया है, वैल्यू लिख लो 24,000, और बीपी में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर 24,000, बाई क्रेडिटर 24,000। ठीक है, बाई क्रेडिटर 24,000। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, पेड सप्लायर बाय चेक। बोलो क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, तो क्रेडिटर टू बैंक लिखो। क्रेडिटर में क्या लिखेंगे? टू बैंक। ये क्रेडिटर खुला हुआ है यहाँ, तो हम पहले टू बैंक ही लिख लेते हैं, फिर उधर जाके बैंक में भी पोस्ट कर देंगे। 3,20,000 क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, क्रेडिटर टू बैंक हो गया। बैंक में लिखो बाई क्रेडिटर 3,20,000, बाई क्रेडिटर 3,20,000, बाई क्रेडिटर 3,20,000। ठीक है, बाई क्रेडिटर 3,20,000 हो जाएगा। Receive 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check। ठीक है, बोल रहा है कि चेक के थ्रू से हम लोगों ने रिसीव किया है, तो पहले रिसीव का एंट्री बताओ क्या होगा? बैंक टू LIC होगा। अच्छा, यहाँ पर हाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो बोल रहा है ना पैसा मिला है, तो ये उसका अगर पर्सनल एक्सपेंस होता, मतलब सॉरी पर्सनल इनकम होता था यहाँ पर। अब बोल रहा है पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक, मतलब ये पैसा वो क्या करेगा? बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसा तुम लोग सैटरडे वाले क्लास में शायद ऐसा एंट्री कर रहे थे। ठीक है, ये वाला, ये देखो 20,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? बैंक टू कैपिटल। ठीक है, रेंट का पैसा भी वही होगा, बैंक टू कैपिटल। तो तुम लोग बैंक में लिखो यहाँ पर टू क्या लिखोगे? टू कैपिटल लिखना। ठीक है, टू कैपिटल, और यहाँ पर हाइफन देके लिखो LIC का पैसा। ठीक है, LIC मैच्योर। ठीक है, कितना है? 20,000, तो बैंक कॉलम में लिखना। ठीक है, बैंक कॉलम में लिखेंगे 20,000। और यही वाला हम लोग कैपिटल में, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे जैसे तुम लोग ड्राइंग्स लिखते हो वैसे ऐड करके लिखना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल कैसे आया? थ्रू LIC का पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में तुम लोग लिखो एड LIC, LIC वैल्यू। ठीक है, या फिर कैपिटल एडिशनल भी लिख सकते हो। 20,000। ठीक है, 20,000। उसके बाद सेम एंट्री होगा। देखो रेंट रिसिप्ट हुआ है प्रोप्राइटर का, ये भी उसने बिजनेस में लगाया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का यहाँ पर ऐड कर देते हैं पहले, फिर उधर लिख देंगे। यहाँ पर लिखो रेंट का जो अर्निंग हुआ है उस वो भी एडिशनल कैपिटल है। कितना है? 14,000। ठीक है, 14,000 रेंट वाला। अब इसका भी एंट्री लेकिन करना पड़ेगा। ये ओपन था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। एंट्री क्या होगा हम लोगों का? बैंक टू रेंट होता है, लेकिन ये रेंट का पैसा ये कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है, तो रेंट टू कैपिटल, क्योंकि जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता है मतलब वो कैपिटल इंट्रोडक्शन है तभी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखो टू कैपिटल रेंट रिसिप्ट, टू कैपिटल रेंट रिसिप्ट। अच्छा, कितना है? 14,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डिंग वॉज परचेस्ड फॉर। अच्छा, बिल्डिंग परचेस कितने का हुआ है वो हमें बता दिया है। 3,50,000 से बिल्डिंग परचेस हुआ है। ठीक है, तो बिल्डिंग परचेस का एंट्री क्या होता है? हाँ, बिल्डिंग टू बैंक होगा, तो लिखो बाई बिल्डिंग बोल के 3,50,000। बाई बिल्डिंग 3,50,000।
50,000, लेकिन बिल्डिंग का खर्चा ना और भी बढ़ेगा, इसके अलावा भी कुछ खर्चा है जिसका इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो हमें कहाँ दिखेगा, ये कैश बुक में दिखेगा अगर हम लोगों ने कुछ और खर्चा किया। यानी ये बिल्डिंग हमें कहाँ लिखना चाहिए, बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग में हमारा और भी वैल्यू कुछ एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पर लिख लेते, कोई बात नहीं, यहाँ जगह है तो हम लोग एक बार ऐसे लिख लेते। देखो इसके नीचे तुम लोग फर्नीचर के नीचे बिल्डिंग का वैल्यू लिखो, लेकिन इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि उसमें हमारा एडिशन होगा वैल्यूज जो बाकी है। तो बिल्डिंग हम लोग लिख लेते हैं 3,50,000 का, ठीक है। ये इनर कॉलम में लिख रहा है। एडिशनल एक्सपेंसेस के बाद बिल्डिंग का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग पुट करके लिखेंगे, और कंफर्म है कि वो हमें किस में मिलेगा, हम लोग का कैश बुक में ही मिलेगा, एक्सपेंस है तो कैश बुक में मिलेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश, तो एंट्री क्या होगा, टू कैश होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स टू कैश, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल बोल के हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बोल के 18,700 कैश बोला है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग भी बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल में आउटस्टैंडिंग एज वेल एज ये वाला दोनों लिखेंगे, और बैलेंस शीट में हम लोग आउटस्टैंडिंग वाला लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो, यहाँ पर लिखते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, इसको इनर कॉलम में लिखो, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे 18,700 प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, ये है हम लोग का 2200, तो टोटल कितना होगा 20,900 आ रहा है। देख लो तो सही ऐड हुआ कि नहीं मेरा, 20,900, ठीक है। इसका आउटस्टैंडिंग वाला हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट ये रहा, हाँ यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एंड टेलीफोन 2,200, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 2,200। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस। अच्छा, पहले लीगल एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, वो वाला बताते। लीगल एक्सपेंस हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे, और लीगल एक्सपेंस पे करने का एंट्री क्या होगा, पहले ये बता दो एक बार। हाँ, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, अदर ट्रांजैक्शन कुछ बोला नहीं है, तो कैश में अगर लेते हैं तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, मतलब कैश में होगा तो कैश में पोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो टू लीगल एक्सपेंस, सॉरी बाई लीगल एक्सपेंस होगा, कैश हो या बैंक होगा, क्या बाई लीगल एक्सपेंस होगा ना। तो एक मिनट, इसको इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन शॉप सैलरी ड्रॉइंग्स बैंक कैश क्रेडिटर फर्नीचर डेटर बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 70,000 क्लेम अगेंस्ट लीगल एक्सपेंस। अच्छा, लीगल एक्सपेंस बोला है लेकिन कहीं पेड बोला है, हाँ इस पॉइंट में ये वाला था, लीगल एक्सपेंस बोला है लेकिन कहीं पेड बोला है नहीं। बाकी क्वेश्चन में तो हम लोग को पेड बोलता है तो ही तो हम लोग कैश का एंट्री करते हैं, मतलब ये क्या है, ड्यू है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको पीएल में लिखना पड़ेगा, और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, लीगल एक्सपेंस बोल के छोड़ दिया है, इसके आगे पेमेंट हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। बाकी तुम लोग कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, हर जगह पे हमें बोला है कि ये ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हुआ है, बोल रहा है कि इस केस के लिए लीगल एक्सपेंस होगा कितना 17,000, लेकिन इसका कोई पेमेंट नहीं किया गया है, तो लीगल एक्सपेंसेस को तुम लोग पीएल में लिख दो, और आउटस्टैंडिंग बोल के बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएल में लिख लेते हैं, पीएल मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो लिखो टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस बोल के 17,000। अच्छा, अब लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, लिखो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी लिखे थे ना उसके नीचे ही लिख दो, कहाँ चला गया, अच्छा इधर लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग
लीगल एक्सपेंस 17,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस 17,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। तो ये कहां पर लिखेंगे? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, क्रेडिटर में एंट्री होगा पहले, परचेज है कि हमें क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, ठीक है, तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, लिखो टू परचेज रिटर्न 4,200, टू परचेज रिटर्न 4,200, क्रेडिटर कहाँ है? ये रहा, टू परचेज रिटर्न लिखो, टू परचेज रिटर्न 4,200, और मेन सोल्यूशन में ट्रेडिंग में परचेज से लेस करके दिखाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे टू परचेज, वो तो लिखा नहीं अभी तक कितना है, यहां से लिखना पड़ेगा परचेज रिटर्न 1,400, शायद ना 1,400 नहीं 4,200, गलत लिख दिया 4,200, ठीक है 4,200 है। हाँ, अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी सेल से लेस होगा, इधर खुला है तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, बाय सेल्स बोल के सेल्स रिटर्न, फिर एंट्री भी कर लेंगे, लेस कर दो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग का 1,200। अच्छा, अब इसका एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर में लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा डेटर में? बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न 1,200, बाय सेल्स रिटर्न 1,200, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो क्रेडिटर में लिखो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिटर में लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट रिसिप्ट वैल्यू है हम लोगों का 2,700, ठीक है, और ये कहां पर लिखेंगे? और एक बार ये कहां पर लिखेंगे? पीएल में बाय डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के 2,700 यहां पर लिखेंगे, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट 2,700, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट 2,700, डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर, तो डेटर टू डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर टू डिस्काउंट अलाउड होगा, तो इधर एक बार हम लिख लेते हैं टू डिस्काउंट अलाउड होगा, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, पहले तुम लोग एंट्री भी कर सकते हो, पहले टू डिस्काउंट अलाउड पीएल में लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा? 2,400, और डेटर में लिखेंगे डेटर टू डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर में क्या लिखना पड़ेगा? टू नहीं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होगा, तो बाय डिस्काउंट अलाउड लिखना पड़ेगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, टू तो नहीं होगा, बाई होगा, बाई डिस्काउंट अलाउड होगा, बाई डिस्काउंट अलाउड 2,400। फिर बोल रहा है द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस, एनुअल रेंट 20,000 जो कि आउटस्टैंडिंग रखा था, तो कहां पर लिखेंगे? पीएल में, ये बिजनेस जहां पर हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग रेंट कहां पर लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में, तो पीएल में लिखो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, डिस्काउंट अलाउड के नीचे लिख रहे हैं हम, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पूरा ईयर का ही बता दिया, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 20,000, और बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 20,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 20,000। अच्छा, बस और कुछ नहीं है, अब हम लोग एक एक करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट डेटर वाला है, तो डेटर को ही क्लोज करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सारा लिख लिया है हम लोगों ने। अच्छा, इधर अच्छा, डेटर का कुछ मिसिंग है क्या हम लोग का? देखो तो बिल्स, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखो, अगर हम लोग का डेटर और बिल्स रिसीवेबल साथ साथ अकाउंट है और बिल्स पेबल और क्रेडिटर है, पहले क्या क्लोज होना चाहिए? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है,
क्यों? क्योंकि डेटर कन्वर्ट हो जाता है बीआर में, तो पहले बीआर क्लोज होगा तभी जाके डेटर क्लोज होगा। अगर बीआर और डेटर हम लोग का साथ साथ है, कोई भी तुम लोग का क्वेश्चन हो, पहले बीआर क्लोज करना है फिर डेटर क्लोज करना है। और अगर बीपी और क्रेडिटर हम लोग का साथ साथ है तो सबसे पहले बीपी क्लोज करना है, उसके बाद क्या क्लोज करना है? क्रेडिटर क्लोज करना है। तो अभी हम लोग डेटर, हम लोग का फर्स्ट जो है वर्किंग नोट, वो हम लोग का डेटर का जरूर है, लेकिन वो हम लोग क्लोज नहीं कर सकेंगे। पहले हम लोग को क्या क्लोज करना पड़ेगा? बीआर। बीआर क्लोज करेंगे तो जाके डेटर क्लोज होगा, ठीक है? तो बीआर को पहले क्लोज करो। तो यहाँ पर टोटल करने से कितना आ रहा है? 55,000। तो यहाँ ना नंबरिंग कर लो, पहले हम लोगों ने ये क्लोज किया, तो कभी भी देखोगे क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करके देखो क्या कोई बैलेंस आ रहा है? ठीक है। 3000। अच्छा, इसको क्या लिखना पड़ेगा वो तुम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी हिंट्स नहीं है। बाई साइड लिखा है, ठीक है? तो एक चीज सोचो, अगर बाई साइड हम लोग का बैलेंस आ रहा है तो एंट्री में मेरा 2BR तो हो रहा है, ये बात तो मेरा फिक्स्ड है। कितने से? 3000 से। तो समथिंग डेबिट हो रहा होगा। अब बोलो मेरा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट होने का हम लोग का लॉजिक क्या है? बिल्स रिसीवेबल अगर क्रेडिट हुआ है तो हमें पैसा मिल सकता है। देखो बिल्स का एंट्री क्या होता है, सोचो, डेटर टू बीआर, ठीक है? सॉरी, डेटर टू सेल्स होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? बीआर टू डेटर करते हैं, ठीक है? तो बीआर टू डेटर करते हैं, तो फिर हम लोग का बिल्स रिसीवेबल में टू डेटर होना चाहिए, लेकिन हम लोग का एंट्री किधर आ रहा है? बाई साइड में आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, अगर कोई पैसा दे देता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक टू बीआर लिखते हैं। लेकिन हम लोगों को पैसा पहले मिल चुका है, ये देखो, ये जो 16,000 है ना, ये हमें बोला था बिल्स कलेक्शन से हुआ है, तो हाँ, ये हम लोग का डिसऑनर हुआ होगा, ठीक है? ये हम लोग क्या लिखेंगे? डिसऑनर हुआ होगा। मतलब पैसा, अगर कोई बिल का क्या होता है, लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है, या तो उसने अपना बात रख दिया, पेमेंट कर दिया, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है? बिल्स का दो ही ऑप्शन होता है, या तो उसने बिल्स का पैसा टाइम पे दे दिया, या फिर उसने बिल्स का पैसा टाइम पे नहीं दिया। नहीं देने से क्या होगा? तो भी मेरा बीआर क्रेडिट होगा, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिला, बिल्स का वैलिडिटी खत्म हो गया। लेकिन बैंक के जगह किसको डेबिट करेंगे? डेटर को। बिल्स का सिस्टम ऐसा ही होता है, पहले क्रेडिट सेल होगा, फिर बिल्स ड्रॉ होगा, फिर या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, या तो वो ऑनर्ड करेगा बिल को, या तो डिसऑनर करेगा। तो डिसऑनर करने से क्या होगा? बिल्स मेरा क्रेडिट होगा, लेकिन डेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जैसे तुम लोग चेक के केस में किए थे, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि मुझे बिल का पैसा मिल गया, क्योंकि बिल का पैसे का एंट्री पहले से ही था, तो फिर बैंक में इसका इंपैक्ट आ जाएगा ना। तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो बिल का पैसा मिल गया, या तो हम लोगों ने बिल का पैसा रिसीव नहीं किया। तो पैसा रिसीव ऑलरेडी हुआ है, तो ये 3000 हमें क्या लिखना पड़ेगा? सन्ड्री डेटर बोल के, ठीक है? और इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? डिसऑनर। और डेटर में इसे क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, डेटर में इसको क्रॉस पोस्टिंग कर दो, टू बीआर डिसऑनर बोल के 3000, टू बीआर डिसऑनर 3000। अच्छा, एक चीज तुम लोग चेक करो तो क्या हम लोगों ने सारे कैश बैंक यहाँ पर लिखे थे? डेटर रिलेटेड सारे कैश बैंक लिख लिए थे यहाँ पर? डेटर 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 देख लेते हैं एक बार, सब लिखा था कि सन्ड्री डेटर 5700, ये हम लोगों ने लिखा है, देखो तो, बाई बैंक बोल के डेटर। ये तो डेटर टू बैंक हो रहा है, तो टू बैंक हम लोगों ने लिखा है ना? अच्छा, क्या कुछ छूट गया है क्या? देख लेते हैं, छूटा तो कुछ नहीं। 5,700 checks collected from the customer but dishonest। अच्छा, इसका डबल एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, चेक कलेक्टेड बाय कस्टमर बट डिसऑनर बोला है ना, तो चेक कलेक्शन का भी हमें एंट्री करना पड़ेगा। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, चेक कलेक्शन भी हुआ, उसके बाद वो डिसऑनर हुआ, तो चेक कलेक्शन का एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर, ठीक है? वो एंट्री भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, उसके बाद डिसऑनर, दोनों ही साथ साथ करना पड़ेगा, ठीक है? बैंक टू डेटर, तो एक काम करो, डेटर में लिखो, एक बार डेटर में लिखो बाई बैंक, ये वाला लिखना पड़ेगा हम लोग को। डेटर से चेक कलेक्शन भी हुआ है, उसके बाद डिसऑनर हुआ है, तो पहले लिखो यहाँ पर बाई बैंक 5,700, ये कलेक्शन वाला, ठीक है? और ये
डिसऑनर वाला, ठीक है। अब ये वाला हमारे बैंक में भी इम्पैक्ट जाएगा टू डेटर बोल के, ठीक है, बैंक में भी इम्पैक्ट जाएगा टू डेटर बोल के, बैंक में भी लिखना पड़ेगा, एक बार लिखिए, टू डेटर, टू डेटर 5700, ठीक है, 5700। अच्छा, अच्छा, अब हम लोग देखो, यहाँ देखो डेटर अकाउंट को अगर हम लोग क्लोज करने जाएंगे, देखो बिल्स का हम लोगों ने दे दिया है, हम लोग के पास यहाँ पर क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है नहीं है, तो डेटर का तो फर्स्ट रिलेशन क्रेडिट सेल के साथ होता है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, क्रेडिट सेल आना चाहिए। और यहाँ पर देखो हम लोग का अगर टोटल करेंगे ना, मुझे नहीं लगता है बैलेंस इधर आएगा, तुम लोग देख सकते हो, मुझे नहीं लग रहा इधर आएगा, चेक करके देखो तो एक बार कितना आ रहा है, इधर बैलेंस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट सेल तो हम लोगों को मिला ही नहीं है, मतलब बैलेंस मेरा इधर आना चाहिए, आ रहा है क्या, आश्चर्य ना। तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं होगा अभी, समझ रहे हो, क्योंकि देखो अगर मेरा क्रेडिट सेल तो हुआ होगा तभी तो डेटर अकाउंट ओपन हुआ है, तो मेरा बैलेंस इधर आना चाहिए, लेकिन इधर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ और जाने वाला है, तो ये भी अभी हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। तो चलो अब हम लोग ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज कर लेते हैं, चलो क्लोज करके देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल करो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एक बार टोटल करो। हाँ, 2,90,200, और इधर भी लिखो 2,90,200, यहाँ पर कैपिटल देखो कितना आ रहा है, 200, अब इसको लिख दो वहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल में, 2,38,200। बैलेंस शीट जो मेन है यहाँ पर कैपिटल में 2,38,200, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा सेंट्री डेटर तो क्लोज नहीं हो रहा है, ये सेकंड में हम लोगों ने इसको क्लोज किया, ठीक है, लिख लो नहीं तो नहीं समझ में आया, सेकंड में इसको क्लोज किया। अब बीपी और क्रेडिटर में पहले कौन क्लोज होगा, बीपी, तो बीपी को क्लोज करो, देखो ये हो जाएगा थर्ड नंबर का क्लोजिंग, ठीक है, बीपी को क्लोज करते हैं। हाँ, 36,000 -14 कितना आ जाएगा। अच्छा, अब इसका एंट्री क्या होगा, बीपी का सोचो क्या होता है, पहले होता है परचेज टू क्रेडिटर, फिर उसके बाद ये देखो पहले हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर, अब क्रेडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ करो, तो एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू बीपी, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग पेमेंट अगर कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, बीपी टू बैंक, और अगर हम लोग डिसऑनर होते हैं तो हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा बैंक, बीपी तो डेबिट होगा ही, तब भी बीपी डेबिट होगा, लेकिन टू बैंक की जगह क्या हो जाएगा, फिर से टू क्रेडिटर, लेकिन हम लोग का इधर एंट्री किधर आ रहा है, बैलेंस टू साइड में आ रहा है, तो हम लोग का क्या एंट्री होना चाहिए, बीपी टू बैंक, क्योंकि यहाँ तो पेमेंट का हम लोग का एंट्री एक बार भी नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीपी टू बैंक। डेटर में क्या हुआ था, हम लोग का कलेक्शन हुआ था, इसके बाद जो हो रहा है उसका मतलब वो क्या है, डिसऑनर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये हो गया पेड टू बीपी, ठीक है, बीपी का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। अब जैसे ही बैंक लिखा, अब हम लोग को बैंक में लिखना पड़ेगा ना, वहां पर बाई बीपी बोल के 22,000, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा बाई बीपी बोल के 22,000, बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 22,000, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर का क्लोज करके देखो, क्रेडिटर क्लोज हो जाएगा फोर्थ नंबर में, तो लाइक 38,000 38,94 हो रहा है, 4,94,100 टोटल होना चाहिए, और उसमें से ये माइनस कर दो। 4,54,000। अच्छा, ये बाई साइड में आ रहा है, क्या लिखेंगे, सोचो पहले क्रेडिटर कैसे बनता है, परचेज टू क्रेडिटर, तो यहाँ तो परचेज ही मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे इसे,
परचेज, यहाँ तो कुछ ज्यादा सोचने का ही जरूरत नहीं, परचेज हो जाएगा। और ये कहाँ पुट कर देंगे? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा टू परचेज में 4,54,100। तो यहाँ पर लिखते हैं 4,54,100। अब ये लेस करके कितना आ रहा है ये भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, और तो कुछ है भी नहीं, कितना आएगा? 4,49,900। अच्छा 4,49,900, ठीक है। अच्छा 4,49,900 ये हम लोग का परचेज आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग का क्या क्या अकाउंट क्लोज हो गया। डेटर तो नहीं हो रहा था, ठीक है, डेटर नहीं हो रहा था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज, बिल्स रिसीवेबल क्लोज, बीपी क्लोज हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर भी क्लोज हो गया। अब हम लोग को इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैश का देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो पहले कौन सा क्लोज करोगे? कैश कॉलम को क्लोज करो। देखो इधर कितना आ रहा है, देखो इतना सारा डेटा है, ठीक तरीके से देखो कितना है। 4,25,000। 1,20,000 अच्छा, इस तरह से अगर मतलब ज्यादा 10,23,350 ऐसा आना चाहिए। देखो मान 10,23,350। 10,23,350, 10,23,350 ये पूरा आ गया। अच्छा तो इधर कितना आएगा देखो बैलेंस करके, 10,23,350 ये आ रहा है इधर। अच्छा अब इधर बैलेंस करके देखो 5,200 और 1,21,000 कितना आ रहा है बैलेंस? 897150 होना चाहिए। देखो 7150। अच्छा ये क्या लिखना पड़ेगा? देखो हम लोग का डेटर क्यों क्लोज नहीं हो रहा था? ना तो हमारे पास डेटर का क्रेडिट सेल था ना डेटर का कलेक्शन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश टू डेटर, इसका मतलब डेटर से ये कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू डेटर। अब डेटर में इसको पुट कर दो बाई कैश बोल के 8,97,150 डेटर में अब लिख पाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी कुछ बोला हुआ नहीं था, हमें खुद से ही समझना पड़ेगा, कुछ भी हिंट्स नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो बाई क्या लिखेंगे? बाई कैश कितना हो जाएगा? 8,97,150, 8,97,150। अब अगर डेटर को क्लोज करने जाओगे तो मुझे लगता है क्लोज हो जाएगा और हमें क्रेडिट सेल पता चल जाएगा। टोटल करो, क्योंकि दो तरफ मेरा मिसिंग आ रहा था ना, तो अब इधर आ जाएगा। देखो टू सेल्स क्रेडिट, देखो कितना है। टोटल 450, 10,38,450 टोटल आ रहा है। बाकी माइनस करके देख लो कितना आएगा। 959,750, ठीक है। 959,750 ये आ गया। अच्छा अब हम लोग को ना अभी अभी कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों मिला, ये दोनों को मिला के कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में, ठीक है। दोनों को मिला के ट्रेडिंग में लिख दो, कैश और क्रेडिट दोनों ही मिल गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, टोटल करके लिख देते, ठीक है। क्रेडिट आया 9,59,750 प्लस कैश कितना आया? कैश अकाउंट में हम लोगों ने कैलकुलेट, कैश सेल कितना है? कैश टू सेल्स बोल के आएगा, कैश सेल नहीं है क्या?
नहीं कैसेल नहीं है, ठीक है। कैसेल होता तो हाँ ये पूरा ही क्रेडिट है, कैसेल होता तो फिर हम लोग का एंट्री आता ना कैश टू सेल्स, वैसे तो कुछ नहीं है तो पूरा ही क्रेडिट। हाँ 750, ठीक है। अब ये माइनस करके भी देख लो कितना होगा। अच्छा 958550, ठीक है। अच्छा सब अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। देखो क्रेडिटर डेटर सब क्लोज हो गया। ये हम लोगों ने कितने नंबर पे किया, नंबर कर देते। डेटर कितने नंबर पे क्लोज किया, एक नंबर पे बीआर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2, सन्ड्री बीपी 3, सन्ड्री क्रेडिटर 4, फिफ्थ नंबर पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर पे क्लोज हुआ। अब सिक्स्थ नंबर लास्ट यहाँ पर, अच्छा फिफ्थ नंबर पे हम लोग का कैश बुक क्लोज हुआ था, मतलब एक साइड, ठीक है। अब सिक्स्थ नंबर पे हम लोगों ने ये क्लोज किया, अगेन सेवेंथ नंबर पे बैंक कॉलम को क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5/7 दे देते, सेवेंथ नंबर में बैंक कॉलम को क्लोज करो बैंक का। लेकिन इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आएगा क्योंकि बिल्डिंग को रिपेयर करवाने का खर्चा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इधर बैलेंस आएगा हम लोग का, चेक करके देखो इधर आना चाहिए, इधर ज्यादा होगा क्योंकि ये तो हमें बता दिया था। तो जो आएगा वो हम लोग का बाई क्या बोल के चला जाएगा, बिल्डिंग बोल के, बिल्डिंग में ही तो डेबिट होना चाहिए वो खर्चा। देखो कितना आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आएगा इधर। $9,27,700, 9,27,700। और इधर देखो कितना आ रहा है, इधर कम आएगा। तो जो बैलेंस करके आएगा ना वही हम लोग का बिल्डिंग रिपेयर्स का, बिल्डिंग रिपेयर्स बोल रहे हैं, बिल्डिंग खरीदने के बाद उसमें और भी जो खर्चा होगा खरीदते वक्त, तो वो बिल्डिंग में ही डेबिट होगा क्योंकि यूज के पहले का खर्चा सभी तो एसेट में डेबिट होता है ना, बाई बिल्डिंग एक्सपेंस। Okay. 22, हाँ 22 होना चाहिए, देखो 22 होगा, 22,000 होगा। ये कहाँ पर लिखोगे, बैलेंस शीट में। ये कोई खर्चा नहीं है, ये वो वाला एक्सपेंस नहीं है, ये फिक्स एसेट को खरीदते वक्त जो खर्चा हुआ वो तो कैपिटलाइज्ड होगा। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, बिल्डिंग में जहां जगह रख रखा था बैलेंस शीट में वहां पर ऐड कर दो 22,000 बोल के। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट में जगह रख रखा था, ठीक है। ऐड कर दो यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंस टू परचेज बिल्डिंग 22। तो टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3,72,000, ठीक है। बिल्डिंग का हो गया 3,72,000। सभी अकाउंट क्लोज हो गए। अब हम लोग ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, पीएल को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा ट्रेडिंग को क्लोज करो, देखो कितना आ रहा है। $11,48,550. 11,48,550। 5,88,650. अच्छा 5,88,650। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ये आना चाहिए 5,88,650। इसको ब्रॉट डाउन करो, 5,88,650। अब इधर ऐड करना पड़ेगा प्लस 2,700 जितना आएगा, फिर लेस करके नेट प्रॉफिट। अच्छा 5,91,350। अच्छा ये मेरा इस पेज में आ गया है, ठीक है। तो इस पेज में लिखना पड़ेगा, ये देखो इधर आ गया है। यहाँ पर लिखते हैं 5,91,350, ये मेरा पीएल का यहाँ पर टोटल। और 5,91,350 टू नेट प्रॉफिट बैलेंस करके जितना आएगा। मेरा आधा खर्चा इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है, तुम लोग सब ऐड कर दो।
टोटल 6 एक्सपेंसेस है। अच्छा, एक चीज नहीं लिख पाया मैंने ना, एक हम लोग का छूट गया है ना, ये वाला हम तब भूल ही गए। एक सेकेंड, एक एक्सपेंस हम लोग का छूट गया, वो तो लिखना पड़ेगा। ये लीगल एक्सपेंस वाला पूरा कहाँ किया, ये वाला नहीं लिखा ना। ये देखो, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, बोल रहा है कि इतना क्लेम, मतलब ये क्या हो रहा है कि फ्यूचर में अगर क्लेम होगा तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्यूचर का एक्सपेंस अगर पे करना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस। ठीक है, तो ये प्रोविजंस बोल के कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएल में। ये भूल गए थे लिखवाना, तो ये पीएल में लिख लो, हम इसके पहले लिख देते। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर क्लेम्स, टू प्रोविजन फॉर क्लेम्स। ये कहीं वर्किंग नोट में जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट पीएल में ही आ जाएगा। हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है 1,55,000 का। ठीक है, 1,55,000 का प्रोविजन बनाया। फ्यूचर में अगर हम लोग केस हार जाते हैं तो इतना खर्चा हमें देना पड़ सकता है। अब माइनस माइनस करके देखो कितना होता है। फिफ्टी फाइव ना 57, 257 आना चाहिए, 257,700। एक बार चेक कर, आ रहा है 257,700 आना चाहिए। शायद कुछ गलत माइनस हो गया, 257,700। अच्छा, अब ये हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, 257,700, और ये पूरा एडजस्ट करके देखो कैपिटल कितना हो रहा है। ये सब एडजस्ट, ओपनिंग, LIC, रेंट, ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट सब मिला के देखो कितना हो रहा है। 5,13,100। अच्छा, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो आई होप मैच हो जाएगा। हाँ, और एक चीज बताते, देखो प्रोविजंस जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट में भी तो उसे दिखाते हैं। डेटर का प्रोविजंस बनाते हैं तो डेटर से लेस करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस बात का हम लोगों ने प्रोविजन बनाया उसका कोई अकाउंट्स हमारे पास नहीं है, तो हम लोग प्रोविजन को किधर दिखा सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में। वो तो लाइबिलिटी आइटम ही होता है, हम लोग डेटर से लेस करके दिखाते हैं, क्योंकि वो हम लोग का प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। हमें बोला गया है कि डेटर से यहाँ पर ऐसे करके लेस करके दिखाओ, लेकिन पहले कभी अकाउंट्स ऐसे भी बनता था कि पीबीडीडी को इधर लिखा जाता था। तो बात एक ही है, इधर लेस करोगे डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट चेंज हो सकता है, मतलब टोटल का अमाउंट चेंज हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो मेरे बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ डेटर है, ठीक है, कितने का, 100 रुपीज का। मुझे प्रोविजन बनाना है कितने का, 10 रुपीज का, तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा, 90। और मान लो यहाँ पर मेरा लाइबिलिटी भी है 90, तो दोनों साइड मेरा क्या हो गया, मैच हो गया। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर डेटर कितना दिखाना चाहते हैं, 100, और प्रोविजंस को हम बोल रहे हैं हम इधर दिखाएंगे, तो प्रोविजन कितना दिखाएंगे, 10, और लाइबिलिटी साइड में मेरा पहले से कितना बैलेंस है, 90, तो भी तो मेरा 100 ही आएगा। मतलब दोनों साइड मेरा ये 90 की जगह ये 100 आ जा रहा है, बिकॉज प्रेजेंटेशन का तरीका हम लोग अलग करें, लेकिन प्रोविजंस बेसिकली है क्या, लाइबिलिटी। तो अगर मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है जिससे हम लेस करके लिखे, तो मुझे लिखना कहाँ पड़ेगा, लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। तो प्रोविजंस को यहाँ पर भी लिखो, प्रोविजंस फॉर डैमेज ना, क्या था, प्रोविजंस फॉर क्लेम है ना, प्रोविजंस फॉर क्लेम डैमेज ही था आई थिंक, हाँ डैमेज का क्लेम था, प्रोविजन फॉर डैमेज। ठीक है, प्रोविजन फॉर, अच्छा मेरा तो पीछे जगह है, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, पीछे मेरे यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डैमेज क्लेम, प्रोविजन फॉर डैमेज क्लेम 1,55,000। ठीक है, अब इसका पूरा पूरा टोटल करके देखो कितना आता है, आना चाहिए 777,300। देखो आ रहा है, आ रहा है दोनों साइड। देखो लाइबिलिटी साइड तो आ गया जो आंसर है, और एसेट साइड भी चेक करके देखो, नहीं आ रहा है, 1,000 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, देखते हैं फर्नीचर कितना था, फर्नीचर डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, कैश, सभी तो लिखा है।
अच्छा तब शायद एडिशन में कुछ गलत हो गया होगा, देखो चेक करो। 7,77,300 ही आएगा, या फिर कुछ लिखने में कम ज्यादा लिख दी है। 25,008 3,72,000 92,000 6,000 1,90,000 5,300 5,300 और इधर है हम लोग का 87,000। तो टोटल करने से 7,77,300 ही आ रहा है ना। थोड़ा सा अलग टाइप है क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, ठीक है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ जो है एमसीक्यूज है, तो वो नेक्स्ट दिन जो टॉपिक करवाएंगे उसके पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज और नहीं कर रहे, आज काफी टाइम हो गया, ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। Bye, ma'am. बाय। बाय मैम।